हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे केबीएस पीजीटी केमिस्ट्री का जो हमारा क्वेश्चन पेपर 2018 का चल रहा था। आज हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे उन सारे क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 135 को हम देखते हैं। इसके अलावा केबीएस पीजीटी केमिस्ट्री का अगर रिविजन नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे उपलब्ध है। एक बार आप चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ से आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लिखा है द pH at which a 1.0 into 10 की पावर -3 m solution of a indicator with Kb is equal to 1.0 into 10 की पावर 10 चेंज कलर इज, यानी कौन सा ऐसा pH होगा जिसपे जो आपका सोल्यूशंस दिया गया है इंडिकेटर्स का, एक कलर को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो आप इसको यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जिसको आप यहाँ पे pH वैल्यू बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम बात करें तो कोई भी इंडिकेटर कलर तब चेंज करेगा जब उसका जो मिड पॉइंट है एक रेंज पर पहुंच जाएगा, तभी वो क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। अभी इसके लिए हम आपको कुछ और बताएंगे। जब भी आप मिड पॉइंट निकालते हैं तो आप देखते हैं जो आपका सोल्यूशन है एसिडिक और बेसिक कंसंट्रेशन, मिड पॉइंट पे एसिडिक और बेसिक कंसंट्रेशन क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है। यानी यहाँ पे लिखा है IN माइनस HN माइनस। जो भी आपका इंडिकेटर है उसका एसिड और बेसिक सोल्यूशन मिड पॉइंट पे इक्वल होता है। इसके लिए जब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं KB इसका होता है, तो क्या करता है, फॉर इंडिकेटर डिसोसिएट ऑन इक्विलिब्रियम, जो भी इंडिकेटर है H ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम में आने पे डिसोसिएट भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए KB इज इक्वल टू HN OH माइनस IND माइनस, और जो भी IND माइनस इंडिकेटर्स हैं बेसिक प्लस, जब इसकी आप वाटर से रिएक्शंस कराते हैं तो आपको एक एसिडिक इंडिकेटर्स मिलता है और आपका OH माइनस यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो जो भी आपका इंडिकेटर्स है इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे से इक्वल हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, OH माइनस। तो KB बराबर क्या हो जाएगा, OH माइनस, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1 × 10 की पावर -10, यही कॉन्सेंट्रेशन एक दिया है। KB की वैल्यू OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। अब जो POH आप निकालते हैं वो क्या होता है, माइनस log OH माइनस POH, तो क्या होगा, माइनस log 10 की पावर -10 बराबर वैल्यू की आ जाएगी 10 आ जाएगी। और जब भी pH निकालते हैं, अगर आपको POH गिवन हो तो pH जब निकालते हैं उससे तो 14 माइनस क्या कर देते हैं, POH कर देते हैं। तो POH 10 है तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको pH वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ तो pH वैल्यू पूछा गया था तो आप इसको इस तरीके से करते। अगर pH रेंज पूछता है तो हर एक इंडिकेटर का जो pH रेंज होता है वो अलग अलग होता है। जो pH वैल्यू होती है उसके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। अगर pH 4 है तो उसका pH रेंज क्या होगा, 3 से 5 के बीच में होगा, यानी 2 का डिफरेंस होता है। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन नॉर्मेलिटी मैंने आपको सोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। जो स्टूडेंट नोट्स परचेज किए हैं वो लोग देखे होंगे कि नॉर्मेलिटी वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। तो नॉर्मेलिटी के लिए मैंने बहुत सारे रूल्स बताए हैं कि नॉर्मेलिटी आप कैसे निकालते हैं, अलग अलग फार्मूला भी इसको बताया गया है नॉर्मेलिटी के लिए। तो दिया है ए सैंपल ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड is 95% H2SO4 by weight and its density is 1.80 gram per ml. The normality of H2SO4 in the sample, जो नॉर्मलिटी होगी H2SO4 की उस सैंपल में कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, नोट्स में मैंने इसको इंक्लूड किया था, यहीं पे हम इसको सॉल्यूशंस आपको समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका दिया है, जो सल्यूट का यहाँ पे मास दिया है 95 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा, इस सल्यूट का मोलर मास निकाल जो होगा, जो सोल्यूशन का मास होगा वो क्या होगा, 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम का सोल्यूशन था उसमें 95 ग्राम सॉल्यूट को आपने डिजॉल्व किया है। और अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा तो 98 होगा।
डेंसिटी गिवन है 1.80 ग्राम पर ml, इतनी चीज़ गिवन है। आप सबसे पहले मोलरिटी निकाल लीजिए और फिर मोलरिटी को नॉर्मलिटी से क्या करिएगा, कोरिलेट कर दीजिएगा। थोड़ा सा अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको समझना है तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है। मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट के मोल्स हैं, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। अगर लीटर में होता तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे ml में लिए हैं सोल्यूशन, तो 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हैं तो जो मास का सॉल्यूट होगा उससे और मॉलिक्यूलर वेट जो होगा उससे डिवाइड करते हैं, यानी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट तो 95 दिया था और मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होता है, 98 होता है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0.96 मोल। तो एक वैल्यू तो आपको मिल गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो आप पढ़ते हैं डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, डेंसिटी आपको गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास तो कितना है यहाँ पे 100 ग्राम है और डेंसिटी कितना है 1.80 है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 ml आएगा। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए तो आपको क्या मिल गई, मोलरिटी मिल गई। इस सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको 2-3 बार सॉल्व कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोलरिटी मिल गई। अब हमें नॉर्मलिटी के लिए आपको फार्मूला पढ़ाया था, बहुत शार्ट वाला फार्मूला बताया था कि नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, तो एन फैक्टर निकालना मैंने आगे नोट्स में आपको सारी चीज़ें बताया हुआ है कि एन फैक्टर आप किसी भी एसिड के लिए कैसे निकालते हैं। तो H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। तो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी आया था 17.2 m इंटू 2, तो नॉर्मलिटी आएगा 34.5 m9। तो इसी तरीके से इसका आंसर आएगा 34.9 आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो नंबर क्या है, थर्ड राइट आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स पे जरूर फोकस करिए और इन सारे प्रश्नों को तैयार करके रखिए कि नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होगा, मोलरिटी का फार्मूला क्या होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दी एंजाइम यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल। ग्लूकोज से अगर आपको एथेनॉल बनाना है तो आप एंजाइम क्या यूज करते हैं, जाइमेज। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। याद कर लीजिए, जाइमेज इज ए एंजाइम जनरली फार्म ईस्ट, इट कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फार्म एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एथेनॉल के साथ और क्या निकलता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपके साथ कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको एक लेक्चर्स प्रोवाइड किया है जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है, इलेक्ट्रोफाइल बताया है और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल का कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होंगे, तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन से वो क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। और इसी तरीके से जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो क्या होंगे, न्यूक्लियस लविंग होंगे। इसी तरीके से आप बताते हैं इलेक्ट्रोफाइल इसके अलावा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन से प्रेम करते हैं क्योंकि इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस के प्रति प्रेम करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। वो ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो ऐसे में यहाँ पे देखेंगे इशारे के सारे क्या हैं, पूछा है कौन से इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, NO2 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, सारे बॉन्ड बना लिए हैं सल्फर के, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। Cl+ भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। H3O+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अभी भी लोन पेयर बचा है।
अब अगला पॉइंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से है। पूछा है ए कंपाउंड X इज पोटेंट वैसोडाइलेटर, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नसल congestion associated with common cold and allergic responses to pollen. X could be, तो ये जो आपका हिस्टामिन होता है वही वाला एक कंपाउंड है हिस्टामिन, तो यहाँ पे क्या होगा 137। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 138 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं 138 मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया है, CONH3 दिया है और Cl3 दिया है। मैंने आगे वाले लेक्चर्स में आपको बताया है कि एक कोबाल्ट क्या करता है, उतने ही लिगेंड रखना चाहेगा कि उसका क्या हो जाए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाले रूल्स को फॉलो कर ले, यानी 36 कंप्लीट हो जाए। तो कोबाल्ट के पास तो 27 इलेक्ट्रॉन वैसे ही हैं, और लिगेंड कितना रखना चाहेगा, एक लिगेंड अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर 6 लिगेंड होगा तो 12 करेगा। इस तरीके से आप देखते हैं कितने लिगेंड वो कोबाल्ट रख सकता है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से आप निकालते हैं। तो यहाँ पे जो ये बनेगा, सबसे पहले बनेगा CONH3 और Cl बनेगा, फिर क्या होगा Cl2, ये कॉम्प्लेक्स इससे बनेगा। दिया है कि जब इसके रिएक्शन हम AgNO3 के साथ कराते हैं, AgNO3 के साथ कराते हैं तो 2 मोल्स ऑफ AgCl निकलता है, यानी यही जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है 2 मोल्स ऑफ AgCl निकलता है। अगला प्रश्न पूछा है द नंबर ऑफ क्लोरीन आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो यही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। पूछा है कि नंबर ऑफ क्लोरीन आयन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर नंबर ऑफ क्लोरीन आयन कितने होंगे, तो CH क्लोरीन आयंस बराबर कितना होगा 1 होगा, याद रख लीजिएगा। कितने क्लोरीन आयन होंगे 1 होंगे। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आएगी 3 आएगी, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 आएगी, और जब इस तरीके से निकालेंगे तो कोबाल्ट के पास क्या बचेगा 27 होता है, और जब +3 में कर देंगे CO3+ हो जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 24 बचेगा, और 24 में अगर आप 12 जोड़ देंगे तो क्या बचेगा 36 आ जाएगा। यही मैंने कहा आपसे कि आपको कॉम्प्लेक्स जो बनाना है वो देखना है कि क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाले रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से 1 क्लोरीन आयन क्या होंगे प्रेसिपिटेट होंगे। सबसे पहले आप इसको बनाना सीख जाइए कि किस तरीके से आप इस कॉम्प्लेक्स को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ से कोई बात करें तो नंबर ऑफ क्लोरीन आयन इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने होंगे 1 होंगे। अगला क्वेश्चन बन सकता है कितने आयंस क्या होंगे पार्टिसिपेट होंगे प्रेसिपिटेट होंगे, कितने आयंस बनेंगे। तो पहला तो क्या बनेगा 2 कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा CNH3 Cl+ बनेगा +2 Cl- बनेगा, इस तरीके से। तो 2 1 3 टोटल आयंस प्रेसिपिटेट होंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, एक मैंने लेक्चर्स लिया है प्लेलिस्ट में KBS PGT केमिस्ट्री क्लासेज के नाम से, वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी से लिया गया है। तो अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखना होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो यहाँ पे दिया है सोडियम का दिया है, मैग्नीशियम का दिया है, एल्युमिनियम का दिया है और सिलिकॉन का दिया है। आयोनाइजेशन एनर्जी में आप क्या पढ़ते हैं इन दी पीरियाडिक टेबल। अगर हम बात करें पीरियड में, पीरियाडिक टेबल में पीरियड में जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है इंक्रीज करती है, और जब भी आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज इंक्रीज करती है और क्योंकि साइज डिक्रीज करती है। इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो पहले एल्युमिनियम पड़ता है ना,
उसके बाद क्या आता है, सिलिकॉन आता है। तो अगर हम बात करें तो सिलिकॉन की साइज छोटी होगी एल्युमिनियम से, तो इसके पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगी आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वही क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो सिलिकॉन का तो सबसे ज़्यादा होगा, देन कंपेयर ऑफ एल्युमिनियम। बचा मैग्नीशियम और सोडियम का। तो अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम के आप देखेंगे 11 होता है और साइज भी इसकी क्या है, थोड़ी सी बड़ी है। तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, यही होगा सोडियम का 11 होगा। तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी शेल में है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजिली रिमूव हो जाएगा। जबकि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का क्या होगा, 12 होगा। तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ये क्या है, स्टेबल है मैग्नीशियम का। और इसी तरीके से अगर एल्युमिनियम का देखेंगे तो 13 होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब देखिए अगर हम कंपेयर करें सोडियम में और मैग्नीशियम में, तो किसका ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा। देख लीजिएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का जो सेल है वो पूरी तरीके से भरा है, स्टेबल है। यस के दोनों ऑर्बिटल उसके भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को इजीली रिप्लेस नहीं करेगा, नहीं रिमूव करने देगा। लेकिन यहाँ से जल्दी से रिमूव कर जाएगा और तुरंत ही सोडियम Na+ बना लेगा। ये भी बनाता है लेकिन इससे आसानी से पहले बनाएगा फिर ये बनाएगा, क्योंकि स्टेबल है, जल्दी इलेक्ट्रॉन वो नहीं देना चाहेगा। अब एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बात करें तो एल्युमिनियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देगा, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन 3s2 क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली नहीं देगा। तो ये मैग्नीशियम का भी किससे ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम से। तो इस सब प्रश्न को करने के लिए इस टॉपिक से आप इसका ध्यान रखें। एक फैक्टर हम बता दें, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है किस किस पे डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज पे। साइज अगर बड़ी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दूसरा चीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर फुलफिल सेल है एंड हाफ फिल्ड है, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर कोई सेल हाफ फिल्ड है या फुलफिल है तो और सबके कंपेयर में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो ये छोटे छोटे फैक्टर हैं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो आपको इन सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं आपको अगले प्रश्नों की तरफ लेके। देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे सस्पेंशन है। आयोग ने इसका आंसर 4 तो माना था, लेकिन 4 हमें नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर लग रहा है। एक बार हम बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज बायोडिग्रेडेबल। तो आप पॉलीमर्स में दो चीज़ पढ़ते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल पढ़ते हैं और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ऐसे जो भी आपके पॉलीमर्स हों जिसको आप आसानी से नष्ट कर सकें, बायोडिग्रेडेड हो जाए। और जिसको नहीं आप बायोडिग्रेडेबल कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो, जिसको आप ना उसको इजिली रिन्यूएबल कर सकें। जैसे वाटर्स क्या हुआ, बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा। पॉलीमर तो नहीं है वाटर, लेकिन बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा क्योंकि उसको कर सकते हैं। तो जो बायो यहाँ पे हम बता रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर्स है उसका दो एग्जाम्पल मेरे पास है। एक तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है और दूसरा PHBB है। PHBB भी याद करिएगा, ये भी आपका क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द 3D ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम बात करें डी ब्लॉक में, अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक में जो यमियन होता है
ये लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसकी ऑक्सीडेशन आप स्टेट देखते हैं, +7 भी होता है, +5 भी होता है, +2 भी होता है। ये सब क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर हम बात करें 3D सीरीज में, तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो क्या है, यमेन है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास क्या होते हैं, 3d5 और क्या होता है 4s2। 7 इलेक्ट्रॉन है और सातों इलेक्ट्रॉन तक रिमूव कर देता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, द ट्रांजिशन दैट करेस्पॉन्ड टू द थर्ड लाइन ऑफ द बामर सीरीज। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, बामर सीरीज क्या होती है, फुंड सीरीज क्या होती है, पास्टन सीरीज क्या होती है, इन सीरीज के बारे में आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप इसको देखिएगा। अगर हम बात करें तो द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज will be observed when a transition of electron takes place from a high energy state to the second Bohr orbit. So the first line, पहली जो लाइन मिलती है 3 से 2 के बीच में मिलती है, दूसरी जो लाइन मिलती है 4 से 2 के बीच में मिलती है, और तीसरी जो लाइन मिलती है 5 से 2 के बीच में मिलती है। याद रखिएगा, फर्स्ट लाइन 3 to 2 यानी 1 का गैप है, सेकेंड लाइन 4 to 2 यानी 2 का गैप है, थर्ड लाइन मिलती है 5 से 2 के बीच में। तो ये आपका बामर सीरीज हो गया, राइट आंसर सेकेंड होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे जिससे हम अगला पेपर का एनालिसिस कर सकें। देखिए यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 143। यहाँ पे एक रिएक्शंस दी गई है, वहाँ पे रिएक्शंस पे वैल्यू गिवन है, डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब इसके लिए आपको क्या पूछा है, टेम्परेचर पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर आप यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन के लिए देखेंगे, एक थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन लगाएंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डी एस। आप जब मैक्सवेल रिलेशन पढ़ते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये वाला इक्वेशन निकालते हैं। एज्यूमिंग दैट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे डेल्टा जी बराबर टी डी एस, डेल्टा एच माइनस टी डी एस बराबर 0, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एच बराबर बटा टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है और डेल्टा एस की वैल्यू भी गिवन है, रखेंगे 2000 केल्विन आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। देयरफॉर टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 2000 केल्विन। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। कौन सा ऑक्साइड इसमें ऐसा है जो मोस्ट एसिडिक है। तो नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हम बताएंगे और उसका एसिडिक कैरेक्टर्स बताएंगे, उसको आप यहाँ पे देखेंगे। एसिडिक कैरेक्टर इन ऑक्सोएक्सिड ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेज एज ऑक्सीजन पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेज। एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एसिडिटी। तो ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, एक बार हम निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5 होगी, दूसरे नाइट्रोजन की भी क्या होगी, +5 होगी। 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है तो क्या होगा, +4 होगा। यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक नाइट्रोजन पे +3, दूसरे पे भी +3, यहाँ पे क्या होगा, +2 होगा। इस तरीके से तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप अरेंज कर सकते थे। तो ऑप्शन इसका चौथा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पूछा कि किसका नाम यहाँ पे गलत लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्ड एज पर आयुपैक नॉमेनक्लेचर्स। इस क्वेश्चन को मैंने आपको प्लेलिस्ट आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे मैंने आयुपैक नॉमेनक्लेचर लिखने के बहुत सारे रूल्स आपको बताए हुए हैं। आप अगर उसको देखेंगे ना तो सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे वहाँ से। अब यहाँ पे सबका आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए,
तो यहाँ पे देखिए क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है तो A-2 देता है, तो 3 × 6 करेंगे और एक यहाँ से माइनस होगा तो 5 होगा। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की गलत दी है, तो ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट की वैल्यू है इस रिएक्शंस के लिए दी हुई है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, यानी 100 है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस, दूसरी रिएक्शंस के लिए क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों रिएक्शंस को, तो आपको यहाँ से इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आप कोई रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस लिखी गई है, इसके लिए जो के इक्विलिब्रियम दिया है वो कितना दिया है, 100 गिवन है। चेंज दिस रिएक्शंस, अगर हम इस रिएक्शंस को लेफ्ट से राइट ले आएँ और उसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही रिएक्शन मिल जाएगी जो दूसरी पूछ रही है। तो इस रिएक्शंस को हम लेफ्ट से राइट ले आए तो इस तरीके से बना, और जो वैल्यू 100 थी वो क्या हो गई, 1/100 हो गई। इसको हम मान लिए के इक्विलिब्रियम डैश। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, NO2, फिर 1/2 N2 प्लस O2। यही रिएक्शंस आपको गिवन है, इसी के लिए पूछ रहा था। और क्या होगा, 1/100 की पावर 1/2। अब के डबल इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा, √100 और वैल्यू क्या आएगी 0.10। यही दूसरे इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर n, l, ml, ms दैट रिप्रेजेंट द इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। तो आप इसके लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स। आप एक बार क्वांटम नंबर को जरूर पढ़ें, किस तरीके से आप क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर के प्रश्नों को एक बार जरूर देखें कि किस तरीके से। देखिए क्वांटम नंबर के लिए अगर n की वैल्यू 3 है तो l के मान भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। जहां तक हमें लगता है कि l के मान कितने आएंगे, 3 आएंगे। l बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो m की वैल्यू भी इस तरीके से इतनी इतनी वैल्यू आ सकती है। अगर n बराबर 3 है तो l की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 भी आ सकती है, m की वैल्यू 0 हो सकती है, -1 0 1 हो सकती है, यानी 3 भी हो सकती है, 1 0 -2 -1 0 +1 +2 इतनी वैल्यू हो सकती है। इस तरीके से अगर n बराबर 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके n-1 तक, तो l की इतनी सारी वैल्यूज होगी। इस तरीके से जब आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो ये वाला अरेंजमेंट है ये पॉसिबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा आपका सेट जो होगा स्ट्रक्चर होगा आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ पे देखिए इसी कार्बन से क्या है, ये भी m जुड़ा है, इसी कार्बन से ये भी m जुड़ा है, यानी सेम अरेंजमेंट अगर आपको कहीं पे मिल रहा है, आइडेंटिकल एक ही ओरिएंटेशन अगर कहीं पे मिल रहा है तो ओरिएंट आइडेंटिकल होगा, तो क्वेश्चन नंबर इसका होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉज एसिड रेन। कौन सा एसिड रेन का कारण नहीं है, तो नाइट्रोजन NO2 भी है एसिड रेन का कारण है, SO3 भी एसिड रेन का कारण है, और SO3 भी, SO2 SO3 और NO2 ये सब एसिड रेन के कारण हो सकते हैं, लेकिन मेथेन एसिड रेन का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150 जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए दिया है, ए कंपाउंड ए व्हेन हीटेड गिव 2 सॉलिड्स B and C एंड ए गैस कंपाउंड A was generated when B was treated with S2O2। एक कंपाउंड A है, KMNO4 माना कि ये है कि A वाला है, कि A वाला है, कि MnO2 है, जिसको जब आप हीट करते हैं तो 2 सॉलिड मिलता है, B और C सॉलिड मिलेगा और एक गैस मिलेगी। कंपाउंड A was generated when B was treated with S2O2।
कंपाउंड ए कब मिलेगा? जब बी वाले कंपाउंड को आप ट्रीट करेंगे H2O2 के साथ। सी कब मिलेगा? जब फ्यूज करेंगे KOH को इन दी प्रेजेंस ऑफ O2। सॉलिड बी, कंपाउंड A and solid C is formed when B is treated with acid. Identify the ABC। तो ये वाला बनेगा KMnO4, K2MnO4, MnO2। ये वाले क्वेश्चंस ऑप्शन सेकेंड क्या होगा? राइट आंसर मिलेगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। जितनी भी प्रीवियस क्लास प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं सबका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपके पास समय बहुत कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वन शॉट रिवीजन पे ध्यान दें। थैंक्स यू।